नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है, एसएससी जीडी के लिए हम लोग अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे थे, जो कि रोजगार पब्लिकेशन से है। और इसमें हम लोग एक साथ सभी सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं। तो सभी जो भी पहले लेक्चर कवर हो चुके हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है, पूरा प्लेलिस्ट वहाँ से आप देख सकते हैं। इतिहास में हम लोग 30 क्वेश्चन कवर कर चुके थे। हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन भी है, साथ साथ उसके एक क्वेश्चन के साथ 10 फैक्ट भी दिए गए हैं, उसे भी आप लोग अच्छे से देख रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में इतिहास का हम लोग 30 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 31 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा ब्लर हो गया तो आप लोग इस पर फोकस न कीजिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन सही है। निम्नलिखित में कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? तो उसमें कामरूप जो है 16 महाजनपदों का हिस्सा नहीं था। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। दिया 16 महाजनपद के बारे में दिया गया कौन कौन थे। एक था आपका अंग था, मगध था, काशी था, वत्सा, वज्जी था, कौशल आ गया आपका, अवंती, फिर मल्ल था, पांचाल था, चेदी था, कुरु, मत्स्य, कंबोज, सूरसेन, अस्मक और गांधार। ये आपके 16 महाजनपदों में शामिल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई है? तो महास्नानागार जो है आपका मोहनजोदड़ो में। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाता है। आपका 6/12/2021 में क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। आगे देखते हैं व्याख्या क्या दिया गया है इसका। मोहनजोदड़ो के बारे में दिया गया है, जिसका अर्थ होता है, इस यहाँ से क्या क्या मिला है आपका। नर्तकी कांस्य की मूर्ति मिली है, पहला तो ये हो गया। यहाँ पे 3 मुख वाले देवता यानी पशुपत की मूर्ति भी मिली है आपकी, पशुपत की मूर्ति मिली है आपकी। महान स्नानागार भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। यही कालीबंगा की बात की जाए तो यहाँ से आपके जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कालीबंगा से क्या चीज मिला है। और अग्नि पूजा के साक्ष्य भी यहीं से मिलते हैं। लोथल की बात की जाए, लोथल एक बंदरगाह था, आपको पता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लेता है। आगे देखते हैं। चावल का प्रथम साक्ष्य यहीं से मिला था, लोथल से। और यहीं बनवाली की बात की जाए तो यहाँ मिट्टी से बना हल मिला था। मिट्टी से बना हल आपका बनवाली से मिला था। ये सारे फैक्ट भी आप लोग यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। आगे देखते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन दिया गया आपका। अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थे? तो रानी दुर्गावती जो है आपका गोंड जनजाति से थी। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाता है, गोंड जनजाति से थी। दिया गया आपका व्याख्या आपकी। रानी दुर्गावती कब से कब तक? 1524 से 1564 ईस्वी तक। ध्यान रखिएगा, 1524 से लेकर 1564 ईस्वी तक मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र से शासन किया था, जिनका केंद्र आपका क्या था? जबलपुर था। इनका संबंध गोंड जनजाति से था। यहाँ से क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया आपका। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था? तो ये किया था आपका 1765 में। आपका यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाता है, 1765 में किया था। व्याख्या देखते हैं क्या क्या दिया गया आपका। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का प्रांतीय दीवान कब नियुक्त किया था? 1765 में नियुक्त किया था। और 1764 के बक्सर युद्ध में अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय व सुजाउद्दौला को पराजित किया था। तो आपको बक्सर का युद्ध, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता, तो देखिए बहुत था 1764 में हुआ था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया आपका क्वेश्चन। बाबर ने निम्न में से किस वर्ष में दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था? तो यह किया था आपका पानीपत के प्रथम युद्ध में। आपको किया था 1526 में। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाता है, आपका 1526 ने। दिया गया बाबर ने 1526 में दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। अब जो बाबर के प्रथम युद्ध आपको पता है, 4 युद्ध जो कि हर साल लड़े गए थे, लाइन से लड़े गए थे, सीरियल वाइज। ये आपका बहुत बार पूछा गया है। सबसे मुगल वंश में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है। जो कि पहले शुरू करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में हुआ था और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। यही खानवा की बात की जाए तो खानवा की युद्ध 1527 में हुआ था, राणा सांगा और आपका बाबर के हुआ था। फिर आ जाता आपका चंदेरी का युद्ध, उसके अगले साल 1528 में। इसमें मेदिनी राय से बाबर मेदिनी राय को पराजित किया था। यहीं घाघरा के युद्ध की बात की जाए तो 1529 में हुआ था, जो कि बाबर और अफगानों के बीच लड़ा था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। यहाँ से क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका। मौर्य साम्राज्य में
तीर्थ यात्रियों पर लगाए जाने वाले कर का नाम इनमें से क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में तीर्थ यात्रियों पर जो कर लगाया जाता था उसका नाम था त्रय यात्रा वेतन। यहीं से यात्रा वेतन नाम से ही क्लियर हो जाता है आपका, यात्रा करने वालों के द्वारा दिया जाने वाला वेतन आपका यात्रा वेतन हो गया। व्याख्या देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य में तीर्थ यात्रियों पर लगाए जाने वाले कर को यात्रा वेतन कहा जाता था। मौर्य राजवंश ने 137 वर्षों तक भारत पर शासन किया। बहुत ही लंबा समय है, 137 वर्ष तक भारत पर शासन किया था। इसमें क्या क्या देखते हैं? चाणक्य चंद्रगुप्त के दरबारी मंत्री थे, आपको पता है चाणक्य के बारे में। उन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की थी। यहाँ अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने की थी? चाणक्य ने की थी। आपको यहाँ से क्लियर हो जाता है। आगे देखते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन दिया गया आपका, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर। खराज आपको कर था, किसान की उपज का लगभग कितना % हिस्सा होता था? देखिए ये आपका 12/6/2021 को थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। तो यह आपका होता था 50% होता था। बहुत ही ज़्यादा वसूला जाता था। या ऑप्शन नंबर यहाँ से 20 हो जाता है, 50% होता था। इसकी व्याख्या में देखते हैं क्या दिया गया है आपका। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी राजवंश का दूसरा शासक था। आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी जो है दूसरा शासक था। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला हुआ था। अफगानिस्तान से लेकर आपका यह उत्तर मध्य भारत तक फैला हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में नगद वेतन व अस्थायी सेना की नींव रखी। देखिए सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन से क्वेश्चन यही पूछा जाता क्या उसने नगद वेतन देने का शुरू किया, और अस्थायी सेना बहुत ही बार पूछा गया है, उसने ही अस्थायी सेना रखने की नींव रखी। एवं भू राजस्व की दर बढ़ाकर उपज का आधा कर दिया, यानी 1/2 भाग जितना उपज होता था उसका आधा वह अपने रख लेता था। यहाँ से क्लियर हो जाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई, जो कि तत्कालीन बम्बई है, में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था। कब किया गया था? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है आपका। इसका ऑप्शन सही हो जाता है आपका दिसंबर 1885 में। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाता है, दिसंबर 1885 में किया गया था, आपको पता ही है। यहाँ से ऑप्शन डी से हो जाता है। व्याख्या देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 की हुई थी। देखिए 1885 सबको याद रहता है, लेकिन डेट भी याद करना, जैसे जैसे एग्जाम का आपका लेवल बढ़ता जा रहा है वो आपका कंपटीशन के हिसाब से डेट भी पूछ दिया जाता है। तो 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। इसकी स्थापना आपको पता है ए.यू. ह्यूम ने किया था, और दादा भाई नौरोजी भी इसमें शामिल थे। देखिए कभी पूछ लिया जाता है कि इसमें किसके साथ मिलकर किया था, तो दादा भाई नौरोजी जो है शुरू से इसमें शामिल थे। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। द्वितीय अधिवेशन जो था कांग्रेस का वह 1886 में हुआ था। उसके अगले साल ही कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता आपका दादा भाई नौरोजी थे। तृतीय अधिवेशन की बात किया जाए तो 1887 में हुआ था, जो कि मद्रास में हुआ था, और इसके अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयब जी थे। और चतुर्थ अधिवेशन की बात किया जाए तो 1888 में हुआ था, और इलाहाबाद में हुआ था, और इसके अध्यक्ष आपके जॉर्ज यूले थे। यही प्रथम विदेशी नागरिक या मतलब अंग्रेज थे जो इसके अध्यक्ष बने थे, जॉर्ज यूले नहीं, और स्थापना ए.यू. ह्यूम ने किया था। ये भी आपको क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला संबंधित नहीं है? तो यह आपका ऊर्ध्वका जो है वह उससे संदर्भ में से उससे नहीं मिलता जुलता, यानी संबंधित नहीं है ऊर्ध्वका। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो बाकी आपको पता है द्रविड़ शैली हो गया, नागर शैली हो गया, आज जो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं वह बेसर शैली हो जाता है। खासकर इसमें शैली की बात ही किया गया, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया गया। द्रविड़ शैली हो गया, फिर नागर शैली और बेसर शैली। आपको पता है जो इसमें द्रविड़ शैली और नागर शैली दोनों मिल जाते हैं तो आपका बेसर शैली बन जाता है। व्याख्या देखते हैं। भारत में मंदिर स्थापत्य कला की प्रमुख शैलियाँ द्रविड़, नागर और बेसर हैं। ऊर्ध्वका मंदिर स्थापत्य कला की शैली नहीं है। आपको ये यहाँ से क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया आपका हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो रंगपुर की बात की जाए तो गुजरात में है। रंगपुर जो है आपका गुजरात में है, और आपके रंगे जुटे हुए खेत के जो है प्रमाण यहीं से भी मिलते हैं, रंगपुर से मिलते हैं और लोथल से 2 जगह से मिलते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। और कुछ हड़प्पा कालीन स्थल दिया गया है और उससे संबंधित राज्य दिया गया है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है। तो कालीबंगन की बात की जाए तो ये आपका राजस्थान में है। कालीबंगा मतलब काले रंग की चूड़ियाँ। बनवाली की बात की जाए तो हरियाणा में है, और धौलावीरा की बात की जाए तो यह आपका गुजरात में है। यहाँ से तीनों आपको क्लियर कर लेंगे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है आपका 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात किया जाए तो ये आपका अमृतसर में हुआ था, आपको पता ही है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाता है, अमृतसर में हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, आपको पता ही है। इसी की जांच करने के लिए हंटर आयोग भी, इंडिया हंटर कमेटी भी बनी थी, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से व्याख्या देख लेते हैं, दिया गया आपका सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था। महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया, किसके विषय में हुआ था, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी। देखिए आपकी दोनों आपके क्रांतिकारी थे और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था विरोध में हो रही सभा, और इसी के विरोध में आपके सभा आयोजित की गई थी जिसमें जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस बात को पूछा जाता था किसके विरोध में चलाई थी, तो डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू जो थे, सैफुद्दीन किचलू, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसे लेकर अब विरोध प्रदर्शन हो रहा था। हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने केसर ए हिंद, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने कौन सी उपाधि, केसर ए हिंद की वो उपाधि लौटा दी थी। और जमनालाल बजाज जो जिन्हें गांधी जी का 5वां बेटा कहा जाता है, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। देखिएगा जमनालाल बजाज जो है राय बहादुर की उपाधि की थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो उन्हें सर की उपाधि दी गई थी, ये भी इन्होंने वापस कर दी थी। ये सभी उपाधियां इन्होंने वापस कर दी थी। देखिए इस साथ हम लोग 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया आपका हौज सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था। तो हौज सुल्तान की बात की जाती है तो इसका निर्माण सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाता है, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। व्याख्या देख लेते हैं, हौज सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था। हौज सुल्तानी क्या था, एक जलाशय था जिसका निर्माण, बात की जाए पोखरा खनाया था, जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा कराया गया था। इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, तुर्कान चहलगानी जो 40 दलों का मुखिया था, यानी 40 सरदारों का एक ग्रुप बनाया था, 40 गुलामों सरदारों का संगठन इल्तुतमिश ने बनाया था। देखिएगा तुर्कान चहलगानी की स्थापना किसने की थी, इल्तुतमिश ने की थी। दिल्ली का कुत उल इस्लाम जो 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद है, इसका निर्माण आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ये बात को आप लोग ध्यान रखिए। आप लोग कमेंट में बताइए कि तुर्कान चहलगानी जो बनाया था इल्तुतमिश ने, इसे समाप्त किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार वो भी पूछा गया है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि तुर्कान चहलगानी को समाप्त किसने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दारा सिकोह के पिता का नाम क्या था। तो दारा सिकोह जो है शाहजहां का बेटा था, आपका शाहजहां का बेटा था। आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, शाहजहां का बेटा था दारा सिकोह। व्याख्या देखते हैं क्या दिया गया, दारा सिकोह के पिता का नाम शाहजहां था। शाहजहां के 4 पुत्र थे, ध्यान रखिएगा कौन कौन थे। आपका औरंगजेब था। देखिए कहा जाता है कि शाहजहां के जो 4 पुत्र थे, सबसे ज़्यादा समझदार, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और सबसे ज़्यादा होशियार राजा जो है दारा सिकोह ही था। औरंगजेब था उसका एक पुत्र, दूसरे नंबर पर दारा सिकोह आ जाता है, तीसरे नंबर का शाह शुजा आ जाता है और चौथे नंबर पर आपका मुराद बख्श आ जाते हैं। ये आपके शाहजहां के 4 पुत्र थे। व्याख्या देख लेते हैं क्या दिया गया, 1658 इसमें दारा और औरंगजेब की भी धर्मठ का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, धर्मठ का युद्ध 1658 में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, धर्मठ का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था। तो ये आपका दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था, दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था। इस युद्ध में दारा सिकोह की पराजित हुई थी, इसमें दारा सिकोह आपका हार गया था धर्मठ के युद्ध में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर का, दिया गया आपका मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था। तो मौर्य वंश आपको पता है नंद वंश के बाद आया था, घनानंद को पराजित करके वही चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर आए थे। तो ये आपका नंद वंश को पराजित किया था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाता है 44 नंबर क्वेश्चन का। देख लेते हैं इसकी व्याख्या दी गई है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाँ इसकी व्याख्या दी गई, इसे देखते हैं। मौर्य वंश ने नंद वंश के पश्चात शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित किया था, आपको पता है इसे पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, घनानंद को पराजित किया था चाणक्य की मदद से और मौर्य वंश की नींव रखी थी। आगे देख लेते हैं, मगध पर शासन करने वाले राजवंश जो क्रम में दिया गया, क्रम में लगाने के लिए दिया जाता है कौन कौन सा वंश कब आया था। तो उससे पहले हर्यक वंश आया था, हर्यक वंश सबसे पहले आया था। उसके बाद आते हैं शिशुनाग वंश,
फिर नंद वंश आता है, फिर मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश आते हैं, फिर कौरव वंश और अंतिम में आप कहते हैं सातवाहन वंश आते हैं। कौरव वंश के बाद इन्होंने शीशे के सिक्के भी चलाए थे। सातवाहन वंश से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था? तो वेद ऋषि जो कपिल मुनि है, इनका जो है दर्शन है वह सांख्य दर्शन है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाता है, सांख्य दर्शन। और 7/12/2021 को थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी व्याख्या की बात करें तो इसमें आ जाता है आपका वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के सांख्य संप्रदाय से है, और उसके बाद कुछ दर्शन दिए गए हैं और उसके संपादक दिए गए हैं। तो योग की बात की जाए, योग दर्शन के, तो ये आपके इससे संबंधित आपके पतंजलि हैं, इसके प्रतिपादक पतंजलि हैं। न्याय दर्शन की बात की जाए तो गौतम आ जाते हैं, और पूर्व मीमांसा देखा जाए तो इसके प्रतिपादक आपके जैमिनी हो जाते हैं, और उत्तर मीमांसा देखा जाए तो इसके सब प्रतिपादक आपके बद्रायण हो जाते हैं, उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की? तो आपको पता है दीन इलाही की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हालांकि कल इजी क्वेश्चन में गिना जाता है। तो अकबर ने किया था दीन इलाही की स्थापना, और इसे मानने वाला कौन था ये भी आप लोग जरूर बताइए। देखते हैं व्याख्या में, अकबर ने दीन इलाही नाम के एक नए जीवन शैली धर्म की शुरुआत की थी, और इसकी महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? 1582 ईस्वी में स्थापित इस धर्म के सभी धर्मों का मूल तत्व एवं विचारों में सम्मिलित किया गया था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल था। तो दीन इलाही किसने स्वीकार किया था? आपके राजा बीरबल ने किया था। यही प्रथम भी है, यही अंतिम भी है। कोई भी आपसे पूछ सकता है तो एक ही उत्तर होगा, दीन इलाही स्वीकार करने वाला। अगला क्वेश्चन है आपका, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो देखिए हंटर कमीशन दो था, एक तो जलियांवाला बाग के बाद बना था, और एक हंटर कमीशन जो है वो आपका शिक्षा सुधार के लिए भी बना था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो हंटर कमीशन जो लॉर्ड रिपन द्वारा की गई थी वह 1882 में बनी थी। आपके ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाता है, 1882 में हंटर कमीशन बनाया गया था। व्याख्या देख लेते हैं। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति सन 1882 में की थी। इस कमीशन का वास्तविक नाम भारतीय शिक्षा आयोग था। देखिएगा हंटर कमीशन का वास्तविक नाम क्या था? भारतीय शिक्षा आयोग। तो इससे आप जलियांवाला बाग से रिलेट न कीजिएगा, सन याद रखिएगा, क्योंकि वो 1919 में हुआ था तब बनी थी, और ये 1982 में बनी थी। विलियम हंटर की अध्यक्षता के कारण इसका नाम हंटर कमीशन पड़ा था। विलियम हंटर ने इसका अध्यक्षता किया तो इसका नाम हंटर कमीशन पड़ गया। और भारतीय की बात करें तो भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से यह आया था। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। रिपन द्वारा 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। तो कारखाना अधिनियम जो है वो भी लॉर्ड रिपन के द्वारा ही लाया गया था। कारखाना अधिनियम को 1881 में लाया गया था। 1882 में इसी कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी हुआ था। देखिए ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बहुत बार पूछा गया था। इसका भी आपका रिपन के समय में ही हुआ था, आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो अकबर की मृत्यु की बात की जाए तो यह आपका सन 1605 में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाता है, 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। यहाँ से इसी व्याख्या देख लेते हैं। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी, और उसे आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया था। तो अकबर का जो मकबरा जो है कहाँ पर है? सिकंदरा में है, जो कि आगरा में ही स्थित है, यानी आगरा के बगल में है सिकंदरा। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। अकबर का जन्म की बात की जाए तो 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था, अमरकोट में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ था। राजा बीरसाल जो है उनके वहाँ हुआ था। बचपन का नाम इनके जलाल था, जलालुद्दीन या जलाल बोलते हैं। इनका राज्याभिषेक 1556 में हुआ था। कब? पंजाब के कालानौर नामक स्थान पे इनका राज्याभिषेक हुआ था 1556 में। 49 नंबर क्वेश्चन यहीं से देख लेते हैं। दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? तो नाहरगढ़ की बात की जाए तो आपका राजस्थान में स्थित है नाहरगढ़ किला। आपका जिसमें गढ़ लगाता है तो ज़्यादातर वह राजस्थान में ही होता है।
तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नाहरगढ़ राजस्थान में है। नाहरगढ़ किला राजस्थान के जयपुर में स्थित है। इस किले का निर्माण सवाई राजा जयसिंह ने करवाया था। तो नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? सवाई राजा जयसिंह ने करवाया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये कुछ किले दिए गए हैं और कहाँ पर अवस्थित है इसकी बात की गई है। तो गोलकुंडा की किला की बात की जाए तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कांगड़ा किला की बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहीं पन्हाला किला की बात की जाए तो यह कोल्हापुर में है। और अबर किला की बात किया जाए तो यह राजस्थान में है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। और 50 नंबर का क्वेश्चन है, दिया गया आपका, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। एक वक्तव्य है। यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था, आपको पता ही है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये नारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से 50 नंबर क्वेश्चन का ए सही हो जाता है। इसकी व्याख्या में देखते हैं क्या क्या दिया गया है। हाँ, यहाँ से इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने आज़ादी की लड़ाई के समय दिया था। इन्हें लोकमान्य भी कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को किस नाम से जाना जाता है? लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु दिए जाते हैं, कुछ नारे दिए गए हैं महत्वपूर्ण, और उसे देने वाला कौन है ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो जय हिंद का नारा आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। वेदों की ओर लौटो, इसके नारा आपका दयानंद सरस्वती ने दिया था। मारो फिरंगी को, इसका ये नारा आपका मंगल पांडे जी ने दिया था। और संपूर्ण क्रांति की बात की जाए तो जय प्रकाश नारायण जी ने यह आपका नारा दिया था। तो आज हम लोग ने 50 क्वेश्चन कवर कर लिया है। इसके बाद का अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आपका भूगोल का ले लेते हैं। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए और शेयर आप लोग जरूर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।